हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी के लिए एक ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आया हूं। यदि आप जूनियर एडेड भर्ती यानी हिंदी विषय से यदि आपने आवेदन किया है, टीजीटी, पीजीटी या केबीएस या आपने जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती के लिए फॉर्म आवेदन किया है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अध्यापक की विभिन्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न है, उन प्रश्नों में से मैंने ये 20 प्रश्न लेकर आया हूं। आप अपने आप को जांचिए, परखिए कि आपकी हिंदी की तैयारी कैसी है। आज का पहला प्रश्न है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। समष्टि यानी यूनियन, उन सभी को मिलाने से, यानी जो भी चिन्ह है उन सभी के संयोग से मिलाने से जो रूप बनता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा का यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 आचार्य देवेंद्र शर्मा के, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर मंगल देव शास्त्री के, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के और ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर श्याम सुंदर दास के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के। इन्हीं से मिलती जुलती एक परिभाषा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी दिया था कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। इस श्याम सुंदर दास ने परिभाषा दिया था। प्रश्न संख्या 2 है, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हिंदी भाषा से, ऑप्शन नंबर 2 मराठी भाषा से, ऑप्शन नंबर 3 बंगला भाषा से, ऑप्शन नंबर 4 सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वह 22 है, लेकिन मूल संविधान में आपकी केवल 14 भाषाएं थी। सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया तो 14 से 15 हुआ, फिर उसके बाद से कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया, उसके बाद 15 3 18 हो गए। उसके बाद से 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, जिससे यह भाषाएं बढ़ के आपकी 22 हो गई हैं। प्रश्न संख्या 3 है, राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्र की सर्वोच्च शासकीय संस्था संसद जिसे मान्यता प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न राज्य जिसमें परस्पर शासकीय पत्राचार करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्र की समस्त भाषाओं में जिसका साहित्य भंडार सबसे अधिक समृद्ध होता है। ये देखिए यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 में पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है उसे ही राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी को संघ की राज्य भाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक थे। ऑप्शन नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर 3 राजगोपालाचारी और ऑप्शन नंबर 4 श्री गोपाल स्वामी आयंगर। देखिए इसमें दे दिया है आयंगर है, आयंगर सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 श्री गोपाल स्वामी आयंगर। प्रश्न संख्या 5 है, पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण है। ऑप्शन नंबर 1 कच्चायन, ऑप्शन नंबर 2 पतंजलि, ऑप्शन नंबर 3 पाणिनि और ऑप्शन नंबर 4 हेमचंद्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कच्चायन। प्रश्न संख्या 6 है, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 साहित्य से, ऑप्शन नंबर 2 कला से, ऑप्शन नंबर 3 कल्पना से और ऑप्शन नंबर 4 जीविकोपार्जन से। यह केबीएस पीजीटी 2015 में आया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 जीविकोपार्जन से। जो प्रयोजन मूलक भाषा का इसका प्रमुख संबंध जीविकोपार्जन से है, क्योंकि प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य हिंदी के विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से। हिंदी केवल साहित्य की भाषा न रहे बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त हो, तभी इसका विकास सुनिश्चित होगा। जब ये विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ेगा तभी इसका विकास होगा, ताकि इससे ये पता चले कि इस प्रयोजन मूलक हिंदी
का संबंध आपके जीविकोपार्जन से जुड़ेगा। यानी आज के वर्तमान परिवेश में आप उसी चीज का चूज कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं कि जिससे आपका जीविकोपार्जन चल सके। तो प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे होना चाहिए? जीविकोपार्जन से। प्रश्न संख्या 7 है, इनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 1, विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा है। देखिए इसमें पूछा कि गलत है। दूसरा है, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। ऑप्शन नंबर 3, बोली दैनंदिनी व्यवहार होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। और ऑप्शन नंबर 4, विभाषा बोली का विकसित रूप है। इसका सही जवाब होगा, क्योंकि गलत आपको ढूंढना है, यानी जो गलत है वही आपका क्या होगा? सही होगा। कि दूसरा वाला गलत है, क्योंकि रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, ऐसा नहीं है। यह कथन गलत है। यह सही है कि विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है, एकदम सही है। बोली दैनंदिनी व्यवहार होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम, ये भी सही है। और विभाषा बोली का विकसित स्वरूप है, रूप है, ये भी आपका सही है। प्रश्न संख्या 8 है, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। ऑप्शन नंबर 1, काका कालेलकर। ऑप्शन नंबर 2, श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ऑप्शन नंबर 4, आचार्य नरेंद्र देव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, काका कालेलकर। काका कालेलकर ही नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। ये जो नागरी लिपि है इसी को देवनागरी लिपि भी कहते हैं। इसमें अनेक भारतीय भाषाएं लिखी जाती है। इस देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि की पहचान ये जान लीजिए कि हमेशा बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इसकी एक पहचान और है कि एक क्षैतिज रेखा से, जिसे शिरोरेखा कहते हैं। जैसे इसके अंदर संस्कृत है, पाली है, हिंदी है, मराठी है, कोंकणी है, सिंधी है, कश्मीरी है, डोंगरी है, नेपाली है, आदि भाषाएं ये सब की सब देवनागरी में लिखी जाती हैं। प्रश्न संख्या 9 है, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1, दुरूह। ऑप्शन नंबर 2, सरल। ऑप्शन नंबर 3, भावपूर्ण। और ऑप्शन नंबर 4, सरस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सरल। क्योंकि जब मानकता प्राप्त कर लेती है तो वो एकदम सरल हो जाती है और उसका अर्थ भी स्पष्ट होने लगता है। जब आप मान लेते हैं अपने अनुरूप है, अपने मानक के अनुरूप है कोई भी भाषा, तो आप उसे आसानी से समझ भी लेते हैं और वो आपके लिए सरल भी हो जाती है। प्रश्न संख्या 10 है, दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? जो साहित्य दिखाई दे वह दृश्य है, सही बात है। लेकिन इसने प्रश्न पूछा कि दृश्य श्रव्य, ये प्रश्न सही है कि दृश्य जो साहित्य दिखाई दे वह दृश्य सही है, जो साहित्य सुना जा सके वह श्रव्य है, ये भी ठीक है। देखने के साथ साथ जिसे सुना भी जा सके, जैसे चलचित्र यानी वीडियो जो आप जानते हैं, वह दृश्य श्रव्य है, यह सही है। क्योंकि यह देखने के साथ साथ सुना भी जा सके, यानी दृश्य भी और श्रव्य भी है। और चौथा करा कि दृश्य काव्य जैसे नाटक और श्रव्य काव्य जैसे कविता नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देखने के साथ साथ जिसे सुना भी जा सके वह दृश्य श्रव्य कहलाता। प्रश्न संख्या 11 है, पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? ऑप्शन नंबर 1, छात्रों के लिए। ऑप्शन नंबर 2, जनसाधारण के लिए। ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। और ऑप्शन नंबर 4, बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। क्योंकि ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों, चाहे विज्ञान हो, गणित हो, अर्थशास्त्र हो, भूगोल हो, चिकित्सा हो, वाणिज्य हो, दर्शन हो, प्रशासन हो, आदि क्षेत्रों में होने वाले विकास के कारण अलग अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्द विकसित होते जाते हैं, जो विषय विशेष के संदर्भ में एक निश्चित अर्थ को व्यक्त करते हैं। यानी सबका अलग अलग, जिस भी आप एक शाखा में जानने वाले हैं उसके जिज्ञासुओं के लिए अलग अलग पारिभाषिक शब्दावली बन जाती है। जो जिस क्षेत्र में है वह अपने अनुरूप अपनी पारिभाषिक शब्दावली को बनाता है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, सुनीति कुमार चटर्जी। ऑप्शन नंबर 2, धीरेन्द्र वर्मा। ऑप्शन नंबर 3, भोलानाथ तिवारी। और ऑप्शन नंबर 4, जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद एक भाषा वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन एक बहुत ही श्रेष्ठ काव्यकार और नाटककार हैं। प्रश्न संख्या 13 है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? ऑप्शन नंबर 1, संस्कृत।
ऑप्शन नंबर 2 पाली, ऑप्शन नंबर 3 प्राकृत और ऑप्शन नंबर 4 अपभ्रंश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अपभ्रंश। क्योंकि आधुनिक भारतीय जो आर्य भाषा के उदय के पूर्व आर्य भाषा का जो अपभ्रंश रूप विद्यमान था, तो उस भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह के मिलते हैं। जैसे सरस्वती पांडे की किताब मैंने लिया, उसका क्लिप आप लोगों को मैं डाल भी दूंगा इस प्रश्न के साथ, कि उसमें ये बताया गया कि 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। लेकिन एक अन्य प्रकाशन की किताब मैंने उसमें देखा तो उसमें दिया 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। लेकिन जो सरस्वती पांडे की किताब है वह काफ़ी प्रमाणिक किताब है, उसी को हम लोग मानेंगे। उसने 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना। फिर अंदर क्लासिफिकेशन उन्होंने ये किया कि जो वैदिक संस्कृत थी और लौकिक संस्कृत, 2 तरह की संस्कृत का उसने वर्गीकरण। जो वैदिक संस्कृत थी वह 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक थी और जो लौकिक संस्कृत थी वह 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक थी। यानी उनका जो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का आया उसमें 2 क्लासिफिकेशन है, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। उसके बाद से आपका मध्यकालीन जो आर्य भाषा आता है वह 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ये लगभग सारी किताबों में ऐसा ही है। इसके अंतर्गत 3 डिवाइड किया गया, पाली, प्रकृत और अपभ्रंश। जो पाली थे जिसे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं वह 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक उसका समय चला। उसके बाद प्राकृत जिसे द्वितीय प्राकृत कहते हैं उसका जो कार्यकाल था, जो समय था 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक था। और जो अपभ्रंश था, जिस अपभ्रंश के बाद से आधुनिक जो हमारी भारतीय आर्य भाषा का उदय हुआ उसका जो समय सीमा थी वह 500 ईसा से लेके 1000 ईस्वी तक थी। और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा थी उसकी जो समय सीमा है वह 1000 ईस्वी से अब तक चल रही है। इसलिए अपभ्रंश के बाद ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का उदय हुआ है। प्रश्न संख्या 14 है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4 और ऑप्शन नंबर 4 जो है वह 5 है। तो इसकी उपभाषाओं की संख्या आपकी 5 है। ऑप्शन नंबर 4 जो है यानी इसकी 5 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये 5 उपभाषा हैं। याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। प्रश्न संख्या 15 है, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 सौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर 2 अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर 3 मागधी अपभ्रंश से और ऑप्शन नंबर 4 पैसाची अपभ्रंश से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश से तो इसकी विकास तो हुआ। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जो आपकी सौरसेनी अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। जो मागधी अपभ्रंश है इससे बिहारी हिंदी का, तथा जो पैसाची अपभ्रंश से इससे पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। प्रश्न संख्या 16 है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन नंबर 2 राजभाषा, ऑप्शन नंबर 3 बोली और ऑप्शन नंबर 4 उपभाषा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 बोली। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसी को हम बोली कहते हैं। राष्ट्रीय भाषा किसी भी राष्ट्र की भाषा होती, जबकि जो राजभाषा होती है वह सरकार तथा सरकारी कार्यालयों में कार्य किया जाता है। तीनों अलग अलग है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। सही भी बात है, जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता है। जैसे यदि आपको को लिखना है तो ऐसे ही लिखेंगे और दूसरा रूप नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में तो आप के ए भी लिख लेते हैं और आप सी ए भी लिख लेते हैं को के लिए, लेकिन हिंदी में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तीसरा, इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। सही भी है, ये अगर लाइनिंग आपने सिरोरेखा नहीं लिख किया तो लगभग ये बेकार ही लगता है। चौथा है, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरुष्टी की समकालीन है नहीं।
अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि इसने पूछा कि देवनागरी की विशेषता नहीं है। देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हम हिंदी जिस लिपि में लिखते हैं वह देवनागरी लिपि है। विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं की अपनी एक एक लिपि है। जैसे मान लीजिए आपको अंग्रेजी की बात कर ली जाए तो अंग्रेजी आपकी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू जो है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है, जो पंजाबी है वह गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। और प्राचीन जो भारत है उसकी 2 लिपियां थी, प्रमुख लिपियां थी आपकी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियां थी। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, इसी से विकास हुआ, बल्कि इसके समकालीन नहीं है, इसी से विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि से ही आपकी देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। प्रश्न संख्या 18 है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन नंबर 1 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर 2 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर 3 14 सितंबर 1949 को और ऑप्शन नंबर 4 14 सितंबर 1950 को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 14 सितंबर 1949 को। अब जब इसे राजभाषा का दर्जा मिला, इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष इसी की याद में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी ये विश्व हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को मनाते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन नंबर 2 रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 भोलानाथ तिवारी और ऑप्शन नंबर 4 किशोरीदास वाजपेयी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कामता प्रसाद गुरु। इनको हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है और अपने आप को आप जांचिए परखिए, देखिए कितने प्रश्नों को आप सही कर पाए हैं। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है ऑप्शन नंबर 1 रूप रचना, ऑप्शन नंबर 2 ध्वनि, ऑप्शन नंबर 3 इतिहास और ऑप्शन नंबर 4 अर्थ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इतिहास। देखिए नेट में आया है, क्योंकि भाषाओं का जो पारिवारिक वर्गीकरण है अब विश्व की भाषाओं को परिवारों में बांटा गया है और उसका मुख्य आधार जो है वह इतिहासबद्ध ही है। ये जो हिंदी है, मान ली हिंदी कोई पूछ दिया कि यह किस भाषा का परिवार है, यह भारोपी परिवार की भाषा है। भारोपी भाषा का परिवार माना जाता है हिंदी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।